सभी लोगों का आज के इस विशेष सत्र में सादर स्वागत है और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारे कुछ साथी जुड़ भी रहे हैं, पर समय की अपनी सीमा है और चूंकि 7 बजे का हमारा समय निश्चित हुआ था और हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि आज है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, डॉक्टर जयशंकर यादव सर, जो कि पूर्व क्षेत्रीय सहायक निदेशक राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, और वर्तमान में वैश्विक हिंदी परिवार के संयोजक सदस्य हैं भारत में। तो आज सर हमें हमारी जो आगामी परीक्षा है, यानी कि आगामी इंटरव्यू साक्षात्कार जो होने वाला है यूपीएससी, ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए, यूपीएससी एग्जाम लेगा जेटीओ पद के लिए, यानी कि कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी पद के लिए यूपीएससी जो एग्जाम लेने वाला है उसके लिए साक्षात्कार निर्धारित है। हालांकि अभी तक समय मतलब उसके डेट्स नहीं आए हैं, परंतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है, तो डेट कभी भी आ सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि यह पद हिंदी अधिकारी, अनुवाद अधिकारी से संबंधित पद है, तो आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए महोदय हमारे बीच में है। और सर तो खैर देश विदेश में, मतलब सर के बहुत सारे व्याख्यान हो चुके हैं और मैं शायद मेरे मुझे सर के बारे में बताना मेरे लिए बहुत कम होगा कि मैं सर के बारे में कितनी सारी बातें कहूँ, जितनी बातें मैंने कही। बाकी सर जब बातें करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सर को आमंत्रित करूंगा इस पटल पे। सर, छोटा सा एक परिचय में, जो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं सर इस तरह से दे देना चाहूंगा। जैसा मैंने आपसे चर्चा करी थी कि यूपीएससी के द्वारा रिटेन एग्जाम लिया गया है और ये सभी लोग रिटेन एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और साक्षात्कार के लिए ये लोग प्रतीक्षारत हैं। तो इनका साक्षात्कार यूपीएससी के द्वारा अनुवाद अधिकारी पद के लिए लिया जाना है सर। तो सर आपका आज के इस पटल में सर चर्चा में आगे स्वागत है सर। प्रणाम सर जी। गुड इवनिंग सर। हेलो। सर अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो मैं आग्रह करूंगा कि आज के सेशन को शुरू किया जाए सर। मैं शुरू करूं? जी सर। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है सर। चलिए, धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम ही भारतवर्षम, धन्यम भाषा संस्कृति ही, धन्य अस्माकं परस्पर सर्वे जना नमस्कार। मुझे खुशी है कि आदरणीय अभिषेक जी के सौजन्य से आप सबसे सीधे संवाद का मौका मिल रहा है और जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हमारे पास है हम आपसे साझा करेंगे। अगर आप इससे लाभान्वित हुए तो वही इस व्याख्यान की सार्थकता है। आप सबको मालूम है कि यह क्षेत्र काफ़ी विशद है और कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। आपके भी कुछ सवाल होंगे तो आप भी अपने सवालों को पूछिएगा। आप जानते हैं कि भाषाई जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य वो काफ़ी विस्तृत है और आप सब संविधान के जो प्रावधान है, नीति नियम है, उसकी जानकारी रखते हैं या उसके संबंध में आप पढ़ाई किए होंगे और परीक्षा में भी प्रश्न पत्र पूछे गए। तो पहली चीज़ की जो भाषा से संबंधित चीज़ें हैं, यानी भाषा हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है, प्रकृति का अभयदान है। भाषा छुआछूत नहीं मानती है, शब्द ग्रहण करके भाषा समृद्ध होती है और भाषा हमारे लिए प्रकाश सी है। आप जानते हैं कि भाषा कोई सीमा रेखा नहीं मानती है। मैं यूँ कहूँ कि अगर हम निरक्षर होते हैं तो वह एक अलग स्थिति होती है, लेकिन भाषा हमारे लिए शीत अस्त्र का काम करती है जीवन की क्रियाओं को संचालित करने के लिए या जीवन यापन के लिए। तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि हिंदी को ही क्यों राजभाषा बनाया गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
लेकिन जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है उसमें सामाजिक संस्कृति की बात की गई है, यानी कंपोजिट कल्चर। आप जानते ही हैं, रंग रूप वेशभूषा खान पान भिन्न होती हुई हम सब एक, और अनेकता में एकता हिंदी की विशेषता है। तथा हमारे यहाँ जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भी आप जानते हैं कि उसमें भाषा से संबंधित संविधान के भाग 5, 6 और 17 में प्रावधान किए गए हैं। तो भाग 5 वाला जो है वो संसद की भाषा के बारे में है, और भाग 6 वाला जो हिस्सा है उसमें विधानमंडल की भाषा के बारे में प्रावधान है। और भाग 17 में आपको मालूम है अनुच्छेद 343 से 351 तक की बात की गई है। और आगे जाकर जो नीति नियम हमारे लिए निर्धारित हुए हैं, समय पर आदेश आते रहते हैं। खेर आयोग आपने पढ़ा होगा, और बाद में राष्ट्रपति के आदेश आए 1960 में। इसके अलावा 1963 में जो राजभाषा अधिनियम बना उसका 1967 में संशोधन हुआ, और 1968 में हम सबके साथ एक राजभाषा संकल्प आता है, और उसके जो पैराग्राफ हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके तहत हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम बनता है। और वह वार्षिक कार्यक्रम आप सब जानते हैं कि जो 3 क्षेत्र हैं उसके लिए अलग अलग होता है लक्ष्य। फिर 1976 का राजभाषा नियम है जिसमें 12 नियम है। तो ये सामान्य बातें हैं जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में आती हैं, लेकिन हिंदी का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय, निगम, निकाय, उपक्रम, बैंक सब हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और राज्य सरकार का भी एक बहुत बड़ा दायित्व है, और उनकी ओर से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। जो 12 राज्य हैं जहाँ हिंदी राज्य भाषा है, राजभाषा है, तो वहाँ काफ़ी काम हो रहा है। तो अब कितना काम हो रहा है उसको शब्दों में बताना तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ भी बहुत सारा काम हिंदी में होता है। इसके अलावा समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी होते हैं, इसके अलावा जो भाषाई विविधता के अनुरूप हमारे यहाँ प्रचार प्रसार होता है, या हमारी जो सामासिकता है, शब्द ग्रहण की बात है कि मुख्य रूप से हम लोगों को संस्कृत से शब्द लेना है शब्द ग्रहण के लिए। और गौण रूप से 8वीं अनुसूची में जो हमारी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं आप जानते ही हैं, उन 22 में अगर हिंदी में हिंदी के लिए शब्द नहीं है तो संस्कृत से लेना है, संस्कृत में भी नहीं है तो हम अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करके और हिंदी की समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं। ये हमारे 351 के प्रावधान में भी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि द्विभाषी और त्रिभाषी रूप में हिंदी का बहुत प्रयोग होता है। नेम प्लेट, रबर स्टैम्प, साइन बोर्ड, लेटर हेड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ ये चीज़ें द्विभाषी रूप त्रिभाषी रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। द्विभाषी में आप जानते ही हैं कि पहले हिंदी तब अंग्रेजी का प्रयोग होता है, और उसमें अक्षरों का आकार समान होना चाहिए, यानी साइज ऑफ द लेटर शुड बी इक्वल। और त्रिभाषी में हम पहले क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे हम कर्नाटक में हैं इस समय बेलगाम, तो यहाँ कन्नड़ राज्य भाषा है, तो पहले कन्नड़, फिर हिंदी, तब अंग्रेजी। तो ये जो त्रिभाषी रूप है सरकारी प्रावधानों के अनुसार, इससे भी हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार और कह लीजिए कि जनमानस में अलग छवि है। और आप जानते हैं कि बोलचाल की भाषा यत्र तत्र सर्वत्र है। संपर्क भाषा की भूमिका आप जानते ही हैं। जब 2 भिन्न भाषा भाषी आपस में बात करते हैं तो जब किसी भाषा का वो सहारा लेते हैं तो वो संपर्क भाषा का काम करती है, लिंक लैंग्वेज का। स्टेट लैंग्वेजेज या राज्य भाषाओं की अलग भूमिका है। इसके अलावा हमारी राजभाषा की बात है, है ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, और राष्ट्रभाषा शब्द से आप परिचित ही हैं। ये हमारे कुछ संवैधानिक जो परिप्रेक्ष्य हैं इस समय संक्षेप में। शैक्षिक क्षेत्र में आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग हिंदी की बात करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई जब होती है तो मातृभाषा जिनकी हिंदी है उनको हिंदी में भी पढ़ाई की सुविधा है। इसके अलावा प्रथम भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के रूप में। और प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक, और आप जानते हैं PhD, D.Litt तक, और बहुत सारे रिसर्च के काम भी हिंदी में होते हैं। तो प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक भी हिंदी के अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान की सुविधा है। इसके अलावा बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पठन पाठन में, जैसे सरकारी प्रशिक्षण में भी
हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, द्विभाषी प्रशिक्षण भी होता है। और आप सब ये जानते ही हैं कि हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है वो हिंदी के काफ़ी उच्च गुणवत्ता युक्त है। यानी आप एनसीईआरटी का सिलेबस देखिए तो कितना अच्छा सिलेबस है, जो वर्ल्ड या पूरी दुनिया में बहुत उच्च कोटि का सिलेबस माना जाता है। और उसमें पढ़ा हुआ बच्चा दुनिया के किसी भी कंपटीशन में कम्पिटिट कर पाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा, व्याकरण और जो हमारे यहाँ समृद्ध साहित्य है उसकी बहुत बड़ी व्यापकता है और इसके अनुसार हम चलते हैं। तो यह भी हिंदी का एक वर्तमान मैं समझता हूँ कि परिप्रेक्ष्य है जो काफ़ी विस्तृत है। और नई शिक्षा नीति 2020 की जो है, आप जानते हैं कि उसमें भाषा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और मातृभाषाओं को महत्व दिया गया है। इस पर भी आप विस्तार से अध्ययन किए होंगे। इसके अलावा दुनिया के बहुत से देशों में हिंदी पठन पाठन लेखन बोधन और प्रयोग में है। अलग अलग तरह से दुनिया के महाद्वीपों में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी उसमें एक रूपता नहीं आई है। जैसे हमें यूरोप के लोगों को पढ़ाना है या ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पढ़ाना है, अमेरिकन को पढ़ाना है। आप जानते हैं कि जब यहाँ से बच्चे विदेश जाते हैं तो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है अंग्रेजी का, जीआरई एग्ज़ाम है या टॉफेल है, इस तरह से। अब एक ऐसे पाठ्यक्रम पर चर्चा हो गई है और लगभग वो पाठ्यक्रम बन सा गया है कि हमारे यहाँ भी जो लोग आएँ उनको भी हिंदी की परीक्षा पास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इस तरह से भी एक वर्तमान स्थिति में हम कह सकते हैं इस दिशा में भी काम हुआ है। और इसके जो लेखन बोधन के हैं काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी ने काम आसान कर दिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, बम्बई हिंदी विद्यापीठ या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ऐसी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वो भी हिंदी के पठन पाठन से जुड़ी हुई हैं। उनके अपने पाठ्यक्रम चलते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी हिंदी के पठन पाठन की काफ़ी सुविधाएं हैं। पर्सनली भी लोग पढ़ाते हैं, या यूँ कहिए कि घर घर में भी हिंदी पढ़ाई जाती है काफ़ी जगह। जैसे आप किसी कॉलोनी में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं कंप्यूटर सिखाने के, सिलाई कढ़ाई के, या और ऐसे आप हमारे देश के कुछ राज्यों में, जो विशेष रूप से तमिलनाडु है, केरल है या कर्नाटक है, यहाँ कॉलोनियों में आप जाएंगे तो बोर्ड लगे हैं वहाँ पर कुछ, जैसे उसमें लिखा होता है स्पोकन हिंदी टॉट हियर, ऐसी बोलचाल की हिंदी यहाँ पढ़ाई जाती है। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो रोजगार का भी साधन है, जो न केवल विदेश में है बल्कि हमारे देश में भी हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह जारी है। तो उस तरह से इसके अलावा एक सामुदायिक हिंदी शिक्षण की भी बात है, जो हमारे यहाँ न केवल अपने देश में बल्कि देश में भी है। ज़्यादातर सामुदायिक हिंदी शिक्षण से मेरा आशय है कि बहुत जगह जैसे मंदिरों में या जो सार्वजनिक स्थान हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं, वहाँ भी अलग से हिंदी शिक्षण का काम होता है। तो लोग वहाँ आकर हिंदी सीखते हैं और उसमें हर लगभग आयु वर्ग के लोग, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड वगैरह में हिंदी की काफ़ी बात की जाती है। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ सिस्टम ऐसा होता है कि एक बैठका होता है। तो बैठका मतलब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बरामदा होता है, तो वहाँ कुछ लोग बैठ करके हिंदी सीखते हैं। तो उस माध्यम से ही यानी एक सामुदायिक शिक्षण की भी व्यवस्था है। तो न केवल सरकारी तौर पर, चाहे वो केंद्र सरकार की संस्थाएं हों या राज्य सरकार की हों, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाएं, संगठन और व्यक्तिगत रूप से और सामुदायिक शिक्षण से भी हिंदी का कह लीजिए कि एक काफ़ी बड़ा कैनवस है और हिंदी लोग सीख भी रहे हैं, इससे उससे लाभान्वित होते हैं जहाँ भी सर। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारे दुनिया के देशों में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की मांग की जाती है, तो वैकेंसी निकलती है और उसमें लोग जाते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट ऐसे रहते हैं। वैसे हिंदी अध्यापकों की भी मांग होती है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ से हिंदी के अध्यापकों को चुनकर उन देशों में ले जाती हैं। उन लोगों का काम केवल यही रहता है कि आपको हिंदी पढ़ाना है वहाँ लोग। तो इस तरह से पठन पाठन के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार है। हिंदी की जो शिक्षण सामग्री है उसके लिए चुनौतियाँ हैं। मान लीजिए कि जिस देश में पढ़ाना है उस देश की
भाषा के अनुसार वहाँ के लोग या अध्यापक खुद ही पाठ्यक्रम भी बना लेते हैं कि कैसे आसान है वहाँ के लोगों, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ के भी कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत विस्तृत क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और उन चुनौतियों का मुकाबला होता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम अंग्रेजी माध्यम से ही हिंदी पढ़ाते हैं। मान लीजिए कि कोई आदमी जर्मन मीडियम से पढ़ा रहा है, कोई थाई से पढ़ा रहा है, ऐसे भी वहाँ की जो भाषाएं हैं वो सीख लेते हैं। आप जानते हैं कि लगभग हमारे यहाँ से 4 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, तो वे लोग तो वहाँ काम करते ही हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत बात बताऊं कि जब उनके परिवार के लोग जाते हैं, जैसे उनकी पत्नी है या उनके कोई भाई हैं या ऐसे कोई नज़दीकी लोग, तो वे लोग अगर उनको वहाँ कुछ काम नहीं है तो हिंदी पढ़ाने का ही काम करते हैं, तो उससे भी उनका एक रोजगार बन जाता है। तो इस तरह से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, वे लोग हिंदी सीखकर वहाँ हिंदी तो जानते ही हैं यहाँ से, और वहाँ की भाषा सीखकर एक हिंदी शिक्षण का भी काम, रोजगार के लिए भी एक नया अवसर है ये। इसके अलावा आप जानते हैं कि कोश निर्माण का काम बहुत हुआ है और हमारे यहाँ बहुत सारी डिक्शनरी, और आजकल तो आप गूगल वगैरह से भी बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन सही शब्द होने चाहिए। इसके अलावा हिंदी के वीडियो संपादन बहुत हुए और इतने सारे वीडियो आ रहे हैं कि उसके माध्यम से भी काफ़ी लोग हिंदी के बारे में नई नई जानकारी लेते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी कुछ प्रदर्शन होता है। हिंदीतर विद्यार्थियों में हिंदी व्याकरण की चुनौतियां होती हैं, ये मैं भी मानता हूँ, कहीं भी व्याकरण की चुनौतियां होती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, पढ़ना लिखना बोलना और लिखना की बात है। तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल बोल चाल के हिंदी सीखना चाहते हैं, समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जो उसका एक आखिरी कौशल है जिसमें हम लिखने की बात करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि कुछ व्याकरणिक अशुद्धियाँ हों या कार्यसाधक ज्ञान हो जाता है, तो उससे उनका काम चलता है। इस तरह शैक्षिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, कह लीजिए कि क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और रोज रोज तकनीकी की मदद से इसका विस्तार हो रहा है। इतना विस्तार हो रहा है कि हम कह नहीं सकते। एक आंकड़ा तो आया है अभी पीछे, जो हमारे मोटियाल जी ने भी दिया है कि भारत से बाहर हिंदी सीखने वालों की संख्या में 4.18% की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह आप मोटे तौर पर देखें तो लगभग 800-850 करोड़ दुनिया में लोग हैं। भारत की आबादी को अगर उसमें से छोड़ दें 140 करोड़ और लोग, तो लगभग जो 700 करोड़ लोग हैं, तो वे इतनी तेज़ी से हिंदी सीख रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, तो कह लीजिए कि शिक्षण में तेज़ी से विस्तार हो रहा है। जहाँ तक केंद्रीय सरकार के कार्य में हिंदी की स्थिति का सवाल है, आप जानते हैं कि हम अगर टोटलिटी में देखें तो एक सम्मानजनक स्थिति है। दुनिया की किसी भी भाषा को आगे बढ़ाना है तो 2 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, एक है सम्मान और दूसरा है प्रयोग। तो इस तरह सम्मानजनक स्थिति रख कर सामने, और हम प्रयोग भी करते हैं पठन पाठन में, कार्यालयों में भी। नीति नियम और जो हमारे निर्धारित लक्ष्य होते हैं केंद्रीय सरकार के, आप जानते हैं तो खगोल क्षेत्र के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी सख्त प्रयत्न किए जाते हैं। और भारत सरकार की पूरी राजभाषा नीति साम की नीति है, यानी प्रेरणा और प्रोत्साहन से हिंदी को आगे बढ़ाना है। तो यत्र तत्र सर्वत्र हम कह सकते हैं कि एक संतोषजनक स्थिति है, लेकिन इस पर बहुत ध्यान अपेक्षित है। जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमें निज दोष दर्शन करने की भी ज़रूरत है कि हमारे यहाँ क्या कमियां रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर और अधिक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। आंकड़े जो दिए जाते हैं कई बार ऐसे लगते हैं कि भ्रामक हैं, तथ्यों से परे हैं या आधारहीन हैं। तो उस ओर अगर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे और मॉनिटरिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि और भी ये काम बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि राजभाषा सेवों की बहुत विलक्षण भूमिका है। चाहे आप हिंदी के एक लिपिक से देखिए, अनुवादक से या अनुवाद अधिकारी की आप लोग बात कर रहे हैं, जैसे इंटरव्यू वगैरह, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और हजारों की संख्या में ये अपनी अपनी ओर से स्वतः स्फूर्त होकर काम करते हैं। और आपको ये बताऊं कि
हिंदी से जुड़े अधिकारियों या कर्मचारियों की एक अलग पहचान होती है। कार्यालय में अन्य बहुत से लोग होते हैं जो बड़े पद पर होंगे और उनकी इतनी अधिक आइडेंटिटी नहीं बन पाती है जितना हिंदी वालों की। हिंदी की एक अलग सम्मानजनक स्थिति है। तो मैं कह सकता हूँ कि कार्यालय में जो भी जैसे काम है, आप देखते हैं कोई कार्यक्रम हुआ, संचालन करना है, अनुवाद करना है, इवन विदेश में भी जो हमारे भारतीय दूतावास हैं या हमारे उच्चायोग या हाई कमीशन हैं, वहाँ भी जो हिंदी के अधिकारी हैं जिनको हम अताशे कहते हैं, अटैची, तो वो अटैची लोग जो हैं वह जितने भी लोग आते हैं कार्यक्रमों का संचालन करना, अनुवाद करना, ये सब बहुत सम्मानजनक स्थिति में होते हैं। अब दुनिया के सभी देशों में तो नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे बड़े दूतावास या उच्चायोग हैं वहाँ तो ये नियुक्तियाँ होती हैं, नहीं तो किसी को हिंदी संपर्क अधिकारी की भूमिका में रहना होता है। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि राजभाषा सेवियों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आप को लगता होगा कि मैं इस विभाग में नहीं आता या हिंदी से नहीं जुड़ा होता, शायद मैं किसी और विभाग में जाता, लेकिन जब आप काम करेंगे आपको एक अलग तरह का संतोष होगा, यानी आप अपने काम से ही संतुष्ट होंगे। तो वहाँ एक संतोषजनक स्थिति मिलने पर आप अपनी नौकरी को या अपने कह लीजिए कि जिससे आप जुड़े हैं, तब आप धन्य मानेंगे कि मैं हमारी एक अलग पहचान है। इसके अलावा कार्यालय प्रमुखों का भी दायित्व है। सरकारी कार्यालय में आपको मालूम है कि नियम 12 के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान की जिम्मेदारी है कि वो राजभाषा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, और इसकी पहुंच सभी भूभाग तक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही जगहों तक सीमित है। जहाँ जहाँ भारतवंशी विदेश में भी हैं, लगभग 1.5 करोड़ लोगों तो ऐसे ही हैं जिनका कोई ऐसा आंकड़ा नहीं, यानी 4 से 6 करोड़ के बीच में जो लोग हैं। तो हर देश में जहाँ जाते हैं वहाँ वो लोग हिंदी में बात करते हैं या भारतीय भाषाओं में बात करते हैं या उसमें लेखन करते हैं। जब वो अपने काम से छूटते हैं तो उसमें कविता वाचन या जो भी उनकी रचनाएं होती हैं वो भी, यानी जो प्रवासी साहित्य है उसका एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है और उस पर बहुत सारा अनुसंधान का काम भी हो रहा है। आजकल तो आपको मालूम है कि अनेक विश्वविद्यालयों में प्रवासी साहित्यकारों की जो रचनाएं हैं वो पाठ्यक्रम में है। तो पहले ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि शायद वो लोग जाएंगे, जबकि उनके साथ विपरीत परिस्थिति में वो लोग काम करते हैं। वहाँ हिंदी का समाज नहीं है, वहाँ हिंदी की उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन आजकल तकनीकी ने काम आसान कर दिया है। उनका जो लेखन है अब भारतीय साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहले से भी लोग लेखन करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से कोई घूमने चले गए और वहाँ डायरी लिख कर आ गए या वहाँ देख करके यात्रा वृत्तांत लिख दिए। अब वहाँ के लोग वहाँ की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान को आत्मसात करके उसके बारे में जानकारी रखकर पीढ़ियों से वो लोग रह रहे हैं, 50 या 70, 80, 100 साल से रह रहे हैं। तो वहाँ की जो जानकारी है और उनके लेखन में वहाँ के शब्द भी आते हैं। तो इस तरह से उन शब्दों से हम लोग भी परिचित होते हैं कि भाई ये जर्मनी में ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, जापान में ऐसा होता है, थाईलैंड में ऐसा होता है। तो हमारा शब्द भंडार भी बढ़ता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी हिंदी से संबंधित बैठकें होती हैं, मीटिंग होती हैं, अलग अलग स्तर पर सर्वे होता है, निरीक्षण होता है, आंकड़ों का विश्लेषण होता है और उसकी मॉनिटरिंग या अनुश्रवण भी होता है, निगरानी भी होती है। एक बात और आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि हिंदी से संबंधित बहुत सारी कार्यशालाएं होती हैं, संगोष्ठियां, संवाद, सम्मेलन, इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। आजकल तो एक सवाल भी उठने लगा है कि क्या हम केवल हिंदी को कार्यशाला, संगोष्ठी और संवाद तक सीमित रखें। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे दिन आते हैं विशेष दिवस के रूप में, उनको भी मनाया जाता है। आप जानते हैं हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तो ऐसे अवसरों पर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो अपने भाषण भी देते हैं हिंदी का। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 जो दिन हैं, उनको हम दिवस की संज्ञा देते हैं। हिंदी में साल के 365 दिन सामान्य दिन होते हैं, लेकिन जब किसी दिन को हम विशेष रूप में मनाते हैं उसे हम दिवस की संज्ञा देते हैं। जैसे खाद्य दिवस, महिला दिवस, बाल दिवस, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से हिंदी दिवस आप जानते ही हैं, 14 सितंबर। इसके अलावा
विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी की बात आप जानते हैं, और क्यों मनाया जाता है ये सब भी आप पढ़े होंगे। इसके अलावा 21 फरवरी हर वर्ष मातृभाषा दिवस होता है, और अभी अभी पिछले 2022 में सरकार ने एक निर्णय लिया है कि 11 दिसंबर हर वर्ष भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2022 से ये शुरुआत हो गई, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। तो हर वर्ष अब 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि वो भारतीय भाषाओं को हम लोग प्रेरित प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ें। और यह इसलिए मनाया जाता है कि 11 दिसंबर महाकवि बाल सुब्रमण्यम की जन्म तिथि है, इसलिए उस दिवस को चुना गया है। तो इस तरह से विशेष दिवस मुख्य रूप से 4 हैं, हिंदी से जुड़े हुए या भारतीय भाषा से जुड़े हुए। और हमारी जितनी भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए मराठी दिवस भी होता है, कन्नड़ दिवस भी होता है, उनके लिए एक अलग दिन भी निर्धारित होता है। हम उस दिन अपने लिए पुनरावलोकन कर लेते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं कि हमें अपनी भाषाओं के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि तकनीकी के प्रयोग से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, लेकिन जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ भी आप देखेंगे तो हिंदी की वर्तमान स्थिति एकदम से अलग है, और काफ़ी कुछ काम हो रहा है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं। आप साहित्यिक क्षेत्र में देखिए तो कितना काम हो रहा है, रोज पठन पाठन के अलावे, लेखन बोधन के अलावे सृजन का काम हो रहा है। कविता, कहानी, नाटक कितने लिखे जा रहे हैं, पहले के जो हैं उनका पुनर्पाठ हो रहा है। तो जो भी सृजन है साहित्य को लेकर या भाषा को लेकर या विभिन्न विधाओं को लेकर, वह सृजन इतना तेजी से और विस्तृत है उसका क्षेत्र, और सृजन को हमें नमन करना चाहिए। सृजन कौन करता है, आपके सामने सवाल उठ सकता है। सृजन आप भी करते हैं, आप भी सृजन से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में। तो सृजन वही केवल ब्रह्मा जी या खुदा नहीं करता है कि हाँ वो तो एक बनाते हैं, ठीक है। तो सृजन वही करता है जिसको नियत चुनती है। आप सबको नियत ने चुना है, आप भी सृजन से जुड़े हैं, चाहे अनुवाद का काम है या घर परिवार में किसी को आप बताने का काम करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, साहित्य संगीत कला में आप कुछ काम करते हैं, ये सब सृजन ही तो है। और सृजन एक अलग आनंद देता है। तो मुझे लगता है कि ये जो सृजन का काम है उसको हमें नमन करना चाहिए। हाँ, उसमें गुणवत्ता हो तो और अच्छी बात है। केवल घासलेटी साहित्य आ जाए या फुटपाथ पर चीज़ें आ जाएं, ऐसी चीज़ें आ जाएं तो विद्रूपताएँ भी आ जाती हैं, तो हमें उससे भी बचना है। तो यह जो अपरिमित सृजन हो रहा है, मुझे लगता है कि वर्तमान स्थिति में इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। आप अपने मोबाइल में रोज़ कुछ चीज़ें टाइप करते हैं और रोज़ कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, तो ये सृजन बहुत कुछ है जो चलते चलते आप कहीं यात्रा में भी हैं तो कुछ लिख लेते हैं। इस तरह से सृजन का काम हिंदी में काफ़ी हो रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भी आपको मालूम है IIT में हिंदी माध्यम से और भारतीय भाषाओं 8 भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई है। खड़गपुर में बंगला माध्यम से, या हमारी चेन्नई में जो IIT है वहाँ तमिल मीडियम का सेक्शन है। अब वो बच्चे अब 3rd ईयर में जा रहे हैं इस साल। तो इस तरह से यह जो अनुवाद का काम हुआ IIT में, इंजीनियरिंग में जो भारतीय भाषाओं का प्रवेश हुआ, वो एक दिन में नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सारे संघर्ष भी पहले से हुए हैं। बहुत सारे IIT के लोग, जब हम शास्त्री भवन में काम करते थे तो 1984, 85, 86 में वहाँ आंदोलन पर लोग बैठते थे कि IIT की रिसर्च का जो हिंदी में लिखी गई है उसका मूल्यांकन हो। श्यामल पाठक वगैरह थे, अमरेंद्र सिंह थे, उनके वो लोग कोर्ट में गए थे, जीत गए, फिर उसका मूल्यांकन वगैरह भी हुआ। तो कहने का मतलब अब इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है और IIT में भी पढ़ाई शुरू हो गई है। तो नीचे के जो पाठ्यक्रम है उनमें तो आसान हो जाएगा। और आपको मालूम है MBBS के लिए भी मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है 13 मेडिकल कॉलेज में। उत्तर प्रदेश में भी वहाँ से पाठ्यक्रम लेकर और भी इस साल से शुरुआत हुई है। लॉ के क्षेत्र में, विधि क्षेत्र में भी हिंदी के लिए नई पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है उन लोगों ने भी अब इस पर काफ़ी काम करके और जो एंट्रेंस एग्जाम है या पढ़ाई है हिंदी माध्यम से, इसके लिए अपनी संस्कृति देती है। तो हिंदी सीखने और लिखने वालों की संख्या में काफ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। आप रोज़ मैसेज देखते हैं, बहुत सारे संदेश, मेल, सोशल मीडिया में
रोज दूरदर्शन पर आप इतने सारे चैनल्स देखते हैं, 800 से ज़्यादा चैनल हिंदी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एकदम से देखते हैं धड़ाम से हिंदी में बड़ी चीज़ें आती हैं, ब्रेकिंग न्यूज आता है। ठीक है, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तृत हो रहा है। हिंदी हम सबकी है और इसके पक्ष में माहौल बन रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में बोलचाल की हिंदी या हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान या वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, इस तरह की बात आती है। और भारतीय सब जो भाषाएं हैं उनमें अंतर संबंध जो है हमारा काफ़ी प्राचीन है। और आप जानते ही हैं कि तुलनात्मक अध्ययन भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भाषाओं में ही होता है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र इससे है। हिंदीतर भाषियों में जो वर्तनी की समस्याएं हैं, लेकिन एक बात मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे लोग हिंदी को रोमन में लिखते हैं, तो रोमन लिपि का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो इससे भी हमें बचाव का उपाय करना चाहिए या संस्थाओं को और जागरूक करना चाहिए। बहुत सारे विज्ञापन जो हिंदी में हैं, उन शब्दों को भी अंग्रेजी लिपि में या रोमन में लिखा हुआ मिलता है, जैसे जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपको चौराहों पर या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए आपको मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हमारे लिए एक चुनौती है और काम होना चाहिए, हो भी रहा है और जागरूकता चाहिए। हिंदी की जो मानक शब्दावली है या जो चुनौतियां हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। विदेशियों से हम लोग पहले सोचते थे कि विदेशी लोग केवल अंग्रेजी में ही बात करते हैं या वही विलायत की भाषा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग हिंदी में भी वार्तालाप कर रहे हैं। और आजकल आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे टूल्स बन गए हैं जिनके माध्यम से हम बात करते हैं। अभी आप देखे होंगे कि G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से हिंदी में बात की और बाकी लोगों तक भाषणी टूल्स के माध्यम से वो पहुंचा। और इसके साथ साथ मातृभाषा संरक्षण की चुनौतियां भी हैं कि हमारे यहाँ असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, बंगला, मराठी, मलयालम और जो भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तो उनका संरक्षण संवर्धन भी होना चाहिए। साथ साथ हिंदी की बात है, बोलियों की बात है, क्योंकि बोलियों के जो शब्द हैं वो आप जानते ही हैं कि वो लोग बोलियों से शब्द आते हैं तो हम लोग इससे समृद्धि महसूस करते हैं और बोलियों से भाषा समृद्ध होती है। इसके अलावा डायस्पोरा में भी हिंदी है, यानी हमारे भारतीय लोग जहाँ जहाँ हैं और वहाँ जो हाई कमीशन या एम्बेसीज हैं, तो उससे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद या वहाँ के लोग यहाँ के लोगों से जब जुड़ते हैं तो उसके लिए एक डायस्पोरा का निर्माण होता है, वो मंच होता है। तो जो डायस्पोरा है उसमें हिंदी में काफ़ी कुछ बातचीत होती है और काम भी होता है। और विदेशी मूल के जो हिंदी प्रेमी हैं उनके सामने भी ठीक है कि चुनौतियां हैं। सामान्य तौर पर यह चीज़ें मान ली जाती हैं कि भारत में जाएंगे तो शायद हमारा अंग्रेजी से काम चलेगा, लेकिन रिसर्च की बात है, जब दूर दराज के क्षेत्रों में जाना होता है तो वे लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, सीखते हैं। हमारे यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में या और भी जगहों पर हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशियों के लिए हिंदी या जितने विश्वविद्यालय हैं वहाँ विदेशी भाषा के रूप में भी हिंदी पढ़ाई जाती है अधिकांश जगहों पर। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में आपको मालूम ही है, तो उनके अपने कार्यक्रम हैं। और हमारे यहाँ जो सम्मेलन हुए हैं, जो 12वां सम्मेलन अभी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम हो रहा है। आप जानते हैं कि हर साल वो विश्व पुस्तक मेला लगता है, तो जो मेले लगते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, वहाँ भी भारतीय भाषाओं को और हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है और उनकी पुस्तकों को, लेखकों को बुलाकर व्याख्यान वगैरह होता है। तो भारतीय विश्वविद्यालय में जो प्रवासी साहित्य का शिक्षण होने लगा है वो भी एक बड़ी बात है। और विदेशी भाषा के रूप में एक मानक पाठ्यक्रम, जिसे हमने थोड़ा संकेत किया था शुरू में, उस दिशा में भी काफ़ी काम हुआ। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जानते हैं कि आज की स्थिति काफ़ी अलग है और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा से भी बहुत सारी संभावनाएं और चुनौतियां हुई हैं। एक बात जरूर मुझे उसमें कहना है कि बहुत कुछ ऐसा बन गया है कि उस पर नियंत्रण करना जरूरी है। नियंत्रण कैसे होगा? अगर हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो एआई या जो कृत्रिम मेधा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बिना लगाम के घोड़े की तरह है, वो कहीं भी कुछ भी नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम सबको एक पूरी दुनिया में एक ऐसा
फोरम हो, भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यह विचार किया जा रहा है। हम लोग जब लंदन में मिले थे तो वहाँ से भी संयुक्त राष्ट्र संघ को एक प्रस्ताव भेजा गया है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो हमारे भाषा के क्षेत्र में और तो ऐसा ना हो कि उससे बहुत कोई नुकसान हो जाए। तो इसको जैसे आप जानते हैं कि कोई मेडिसिन बनती है, दवाई बनती है, तो उसका पहले परीक्षण होता है चूहों पर, जानवरों पर, तब जाकर वो मनुष्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे ही जब ये टूल्स, ऐसी चीज़ें जब बनेंगी या बने, तो उसका पहले परीक्षण हो कि कहीं ये मानवता के लिए खतरा तो नहीं है, और तब जा कर के उसको बाजार में या जनसामान्य में उतारा जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह इंटरनेट पर और भारतीय भाषाओं की जो अपार क्षमता है, उसको भी दुनिया ने महसूस किया है। अद्यतन बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे भाषिनी की बात अभी हम कर रहे थे, अनुवादिनी जो है आपको मालूम है AICTE का है, और इसने 22 भाषाओं में काम शुरू किया है। जब भी आप देखे होंगे कि अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और आप उस टूल से जुड़े हुए हैं, आप मेरा भाषण कन्नड़ में सुनना चाहते हैं, मराठी में सुनना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर आपको आपकी स्क्रीन पर आपको ये उसकी आवाज़ आएगी। तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई है तकनीकी से। प्रौद्योगिकी के साथ साथ हिंदी का जो अनुवाद है, आप जानते हैं राजभाषा विभाग का भी कंठस्थ टूल्स है, या बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो अनुवाद आसान कर दिए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मनुष्य का स्थान वो नहीं ले सकता। पुस्तकें हैं वो भी रहेंगी, मनुष्य रचता रहेगा, रचने वाला मनुष्य है, तो जो रचने वाला है वो बचता रहेगा। बेशक भारतीय भाषा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ रही, उच्च शिक्षा में और तकनीकी में भी हिंदी का काफ़ी प्रयोग हो रहा है। आजकल तो आपको मालूम है कि बहुत सारे जो सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं, तो प्राय लोग हिंदी से स्वागत भाषण की शुरुआत, धन्यवाद ज्ञापन की शुरुआत ऐसे करते हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के जो भाषण वगैरह हुए हैं या होते हैं, उससे भी एक जागृति आई है। आप व्हाट्सएप में हिंदी का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं कि उससे काफ़ी बदलाव आया है। और व्हाट्सएप बार बार देखना, और उससे व्हाट्सएप हमें नुकसान भी पहुंचाता है। आपको मालूम है कि दुनिया के कुछ ही देशों में व्हाट्सएप चलता है, चीन वगैरह में, UAE वगैरह में, और सब देशों में व्हाट्सएप नहीं चलता। लेकिन इससे बहुत बड़ी क्रांति आई है। अनुवाद की बात है, या तुरंत हमको चीज़ें मिलती हैं। और व्हाट्सएप में कितने लोग काम करते हैं, पूरी व्हाट्सएप का जो समूह है, आप देखें तो केवल 55 लोग काम करते हैं, 55 लोग काम करते हैं, और पूरी दुनिया में इतना उसका प्रचार प्रसार है, और हम लोगों को वो 24 घंटे उपलब्ध है। और उसमें सिर्फ शुरुआत ही 2 लोगों ने की थी। एक जर्मन कंपनी में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़ दिया और अपना ग्रुप बनाया, और इस तरह से उन्होंने व्हाट्सएप की शुरुआत कर दी। उसमें केवल 40-45 ही इंजीनियर काम करते हैं, और इस तरह से व्हाट्सएप का विस्तार आप देख रहे हैं। और इसके अलावा आधुनिक तकनीकी के माध्यम से साहित्य सृजन हो रहा है। आपको मालूम है टेक्नोलॉजी से अगर आप आदेश दे देते हैं कि हमको शिवाजी के बारे में लेख लिखना है, तो चित्र सहित क्या क्या वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं, उसको ऑर्डर दे देंगे कि शिवाजी का जो चित्र आया है, उनका जूता अगर सफ़ेद रंग का है, मैं चाहता हूँ कि लाल रंग का जूता हो जाए, तो वो भी हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन चीज़ों से, या ये टेक्नोलॉजी जो है, इससे काफ़ी कुछ सामग्री तो हमें मिल जाती है। आप जानते हैं, आपको कोई लेख भी लिखना है तो सामग्री मिल जाएगी, पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनको सहेजना है, किसको कहाँ रखना है, और हमें अपने विवेक से भी काम लेना है। तो इस तरह से इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हुआ है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको मालूम है बहुत क्रांति आई है, तकनीकी पत्रिकाएं निकलने लगी हैं। हाई कोर्ट वगैरह में भी हिंदी और भारतीय भाषाओं को अब काफ़ी स्थान दिया जाने लगा है, और भारतीय भाषाओं का जो अनुवाद है वो मानक माना जाने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता। हिंदी में विज्ञान और तकनीकी लेखन आपको मालूम है काफ़ी अंश तक बढ़ा है। हमारे यहाँ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या और भी चीज़ें हैं, वो उनकी हिंदी पत्रिकाएं निकलती हैं, मेडिकल की बुलेटिन निकलती हैं। कोविड काल में बहुत बदलाव आया, आपको मालूम है। और हम लोग भी जैसे आज बात कर रहे हैं, तो कोविड काल में ऑनलाइन चीज़ें बहुत क्रांतिकारी रूप में आई। ईमेल का प्रयोग होता है, और आसपास क्लाउड कंप्यूटिंग की भी बात है, PDF वगैरह का प्रयोग आप करते हैं। इससे बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है तकनीकी। अगर मैं संक्षेप में और कुछ शब्द आपके सामने रखूं 1-5 मिनट में, तो आप देखेंगे कि
नए तौर पर जो आज की स्थिति है, तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के जो साहित्यकार हैं, वो जहाँ जहाँ उनका जन्म हुआ है, तो उनकी स्मृतियों के संरक्षण का भी काम सरकारी तौर पर एक नए प्रोजेक्ट के रूप में है। पहले हम लोग सिर्फ ये जानते थे कि प्रेमचंद लमही के हैं, लमही में उनके गांव में मूर्ति लगी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन इस ओर एक नई पहल की गई है, और मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे तो हम कोई नकल इस तरह की नहीं कर रहे हैं। आप विलियम शेक्सपियर जहाँ पैदा हुए थे, उनके घर में रोज कम से कम 20,000 25,000 टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, जाते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। हमारे देश के जो साहित्यकार हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के, जो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हैं, तो उनके गांव में या वो जहाँ उनका जन्म हुआ है, इसी तरह से जन्मशती मनाना, किसी के 100 साल पूरे हुए हैं, पुण्यतिथि मनाना, हम लोग कुछ औपचारिकताएं करके रह जाते हैं, लेकिन उस ओर सरकारी ध्यान भी गया है। इसके अलावा सरकार की ओर से एक नई चीज़ और आई है, जिसको हम कहते हैं साहित्यकार कल्याण निधि। साहित्यकारों के लिए एक वेलफेयर फंड की भी बात हुई है, ताकि इस दिशा में उनका सृजन जो है तेजी से बढ़े। एक नया कंसेप्ट और शुरू हुआ है, जो लेखक ग्राम की बात है। कुछ राज्यों में ऐसे गांव बनाए गए हैं सरकारी जमीन पर कि वहाँ लेखक जाएं, वहाँ रहें, रहने खाने की वहाँ व्यवस्था है, और 1 महीने 1.5 महीने या ऐसी जगहों पर जैसे बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, या कोई तूफान है, ऐसी जगह, तो लेखक ग्राम में आप जा करके वहाँ रह करके और वहाँ सृजन करना है। कविता, कहानी, उपन्यास जो भी आप लिखते हैं वहाँ लिखिए। वहाँ के लोग देखेंगे, केवल वो कोई लॉज की तरह नहीं है, वहाँ पर रहना है और आपको लिखना, आपने क्या लिखा है वो दिखाना है। वहाँ लोग, वहाँ भोजन की व्यवस्था है, या रहने की इस तरह से आप चाहें तो कुछ शुल्क भी दे सकते हैं। लेकिन काफ़ी जगहों पर एक लेखक ग्राम की भी बात हुई है कि भारतीय भाषाओं के लिए, विशेष रूप से हिंदी के लिए, अभी आप देखेंगे देहरादून में एक लेखक ग्राम बना है। आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी की पहल से मैं उस गांव में भी गया हूं, हमको जाने का सौभाग्य मिला है। तो इस तरह से अब साहित्यकारों के लिए, भाषा शास्त्रियों के लिए भी ऐसी जगहों और साहित्य विमर्श की श्रृंखला, नई नई श्रृंखलाएं चलती हैं, चर्चा होती है। पहले लोग कॉफ़ी हाउस में मिलते थे, किसी के घर पर मिलते थे और सब चीज़ें, लेकिन ये अब बहुत बड़े रूप में आप सब, हम सबके सामने आ रहा है। भारतीय भाषा विश्वविद्यालय की भी बात है कि एक, आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है, लेकिन भारतीय भाषाओं के लेखक और हमारे जो साहित्यकार हैं एक जगह मिले, सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय में एक जगह पढ़ाई हो। तो ऐसे मैसूर को चिन्हित किया गया है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, शायद इस दिशा में और काम हो। तो भारतीय भाषा विश्वविद्यालय, यानी वहाँ केवल हमारी भारतीय भाषाओं के लिए ही, और जो दुनिया की और भाषाएं हैं उनके लिए भी लेखक कभी इस तरह से मिले, ऐसा एक कंसेप्ट है। साहित्यकारों की जन्म तिथि और पुण्यतिथि की बात मैंने की थी आपसे, और भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन पर काफ़ी काम हुआ है और होना चाहिए। जो दुनिया या हमारे भारत में हिंदी के या और भी भाषाओं के जो 100 श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं के, आप जानते हैं कि विविध पुस्तकें भी आती हैं कि जैसे प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियाँ, उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ, ऐसी चीज़ें आती हैं। और इसमें सरकारी तौर पर भी और भी कुछ विश्वविद्यालयों की ओर से के लिए अनुदान देकर के इस काम को बढ़ावा जाए। मैं संक्षेप में ये कहना चाहता था कि हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए अब पिछले दशक से काफ़ी कुछ प्रयास हुआ है। इसके अलावा हिंदी और विदेशी भाषाओं में जो पारस्परिक संबंध है, उसमें से भी अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत सारी, एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी परियोजनाएं विश्वविद्यालय, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है भोपाल में, तो उन लोगों ने 55 देशों को जोड़ा है, और वहाँ उन देशों की भाषाओं के लिए उनके साहित्यकारों को बुलाकर, और वहाँ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक भाषा प्रकोष्ठ बनाया है। साहित्यकार आए, वहाँ रहें और उनसे चर्चा करके, और हमारे जो पारस्परिक संबंध हैं, तो ऐसा नहीं है कि यह काम केवल सरकारी स्तर पर हो रहा है, बल्कि प्राइवेट स्तर पर भी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या जो और विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट कॉलेजेज हैं, आपको मालूम है आजकल तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट रूप में काम करती हैं, तो वे लोग भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं।
लिटरेरी फेस्टिवल जैसे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल होता है, वहाँ लिटरेचर फेस्टिवल होता है, दिल्ली और भी शहरों पर इस तरह से भी चीज़ें आई हैं। पुस्तक लोकार्पण तो प्रायः होता है, चर्चा होती है, समीक्षा होती है, और हमारे जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं, विभिन्न उत्सवों पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हम समग्र दृष्टि से देखें तो हिंदी का, भारतीय भाषाओं का बड़ी तेजी से न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में भी विस्तार हो रहा है। हमारे भारतवासी जहाँ हैं वो लोग जब मिलते हैं, चाहे हमारे देश के किसी भी कोने के हों, तो लोग वहाँ हिंदी में बात करते हैं और अपनी भारतीय भाषाओं में भी बात करते हैं। न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि वो सृजन भी करते हैं, कन्नड़ में, मराठी में, असमिया में, उड़िया, उर्दू में। वो लोग वहाँ लिखते भी हैं। हम लोगों को लगता होगा कि हम ही लोग यहाँ के, वहाँ जो लोग हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट, तो उन लोगों को हम भी अपनी भाषाओं से, हमारी संस्कृति से प्रेम है, तो वे लोग यहाँ की बातों को जब याद करते हैं तो ये सब। अभी जैसे हमारे यहाँ सूरीवाला जी की एक पुस्तक आई है कि कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, तो वो डायरी रूप में हम किस देश के हैं, कहाँ दूसरे देश में जा रहे हैं, तो वहाँ हम जो अपनी सूक्ष्म संवेदना है, गहरी अंतर्दृष्टि है, उसको लिए रहते हैं और कहीं ना कहीं वो शब्दों में आता है। जब लेखनी उठती है तो एक बहुत संतुष्टि देती है। तो इस तरह संक्षेप में मैंने कुछ बातें ऐसे ही रखी हैं और मैं चाहूँगा कि और समय है तो बताएं, नहीं तो कुछ सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। समय है सर। समय है जी। तो और आप किस तरह की चीज़ें चाहते हैं बताइए, तो हम फिर उस हिसाब से अ, और जी सर, थोड़ा सा ये कि साक्षात्कार के लिए जैसे ये सारे अभ्यर्थी जो हाँ, यहाँ पे हैं, इसमें से काफी सारे लोग जाने वाले हैं साक्षात्कार के लिए, तो उन्हें उसके लिए किस तरीके से आगे और प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप हाँ। थोड़ा सा अगर उस पे। अभी जो हमने आपसे थोड़ी चर्चा की है कि जैसे कुछ चीज़ें तो आपको एकदम टिप्स पर होनी चाहिए और आप जानते ही होंगे। सामान्य तौर पर यह बात पूछी जाती है कि हिंदी, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, किस अनुच्छेद में ले। 343 और 351 पर बहुत सवाल किए जाते हैं, इसलिए आप उसको बारीकी से देख लें, यानी किस अनुच्छेद में लिखा है कि हिंदी हमारी राजभाषा है। अनुवाद के साथ साथ आप जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में भी ये सवाल आया था। 300 हिंदी किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा है, 343, 351 से, और हिंदी का स्वरूप किसमें निर्धारित किया गया है, यह सवाल काफ़ी बनता है। तब आपको 351 की बात करनी है कि उसमें 351 ही एक ऐसा आर्टिकल है जो धुरी है, उसी के इर्द गिर्द भारत सरकार की पूरी राजभाषा नीति चलती है। और उसमें 3 बातें हैं, आपको मालूम है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना सरकारी दायित्व है। दूसरी बात शब्द ग्रहण की, दूसरी बात सामाजिक संस्कृति की आई है उसमें, और कंपोजिट कल्चर को ध्यान में रखते हुए, उसकी सामाजिकता को अक्षुण्ण रखते हुए, और तीसरी बात उसमें शब्द ग्रहण की आई है। तो वो लोग ज़्यादा समय नहीं देते हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि आप मूल बात जानते हैं कि नहीं। इसलिए 351 पर बहुत जोर दिया जाता है, 343 पर बहुत जोर दिया जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी पर सवाल जरूर होंगे, अनुवाद पर कुछ चीज़ें, कुछ अच्छे जो, जैसे मान लीजिए कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर पूरनचंद टंडन जी वगैरह थे, रिटायर हो गए हैं, और पत्रिकाएं जो निकलती हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखिए। जैसे अगर ये कि पूछी जाए कि किसी अनुवाद से संबंधित पत्रिका का नाम बताइए, तो उसके संपादक कौन हैं, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हमें सामान्य ज्ञान के तौर पर रखनी चाहिए। एक बात और कि सामान्य तौर पर वो लोग सवाल उठाते हैं हिंदी के बारे में कि जो मेरा अपना अनुभव है कि क्या आप हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि हाँ हिंदी अखबार पढ़ता हूँ, तो कौन सा अखबार पढ़ते हैं। अगर आप उत्तर देते हैं कि नवभारत टाइम्स पढ़ता हूँ, या मैं राजस्थान पत्रिका या जनसत्ता, फिर उसी सवाल में से सवाल वो निकालते जाते हैं और वो पूछेंगे इसके संपादक कौन है, इसमें कोई कार्टून आता है क्या, इसमें संपादकीय किस पेज में आता है, खेल किस पेज में होता है, खेल से संबंधित समाचार। तो आपको मालूम है इस तरह की चीज़ें, वो सवाल में से ये आप जो बताएंगे तो उसी में से कुछ सवाल वो लोग पूछते जाते हैं। और एक सामान्य ज्ञान की परीक्षा होती है, कोई चीज़ नहीं आ रही है या हमें पूरी है, तो आप सामान्य तौर पर आप जानते हैं, कह दीजिए कि इसके बारे में थोड़ी और मुझे और इसके बारे में अध्ययन करना है या करना हो। लेकिन बताइए तो सच्चा बताइए, एकदम पक्का बताइए, पक्का नॉलेज ही काम आता है। और
हम उन लोगों को भुलवा नहीं सकते और भुलवाने की कोशिश भी मत कीजिए। तो इस तरह से जो चीज़ें हमें रखनी है संक्षेप में रखनी है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में जो लोग बैठे हुए हैं वो सर्वज्ञ हैं, मतलब मैं उनको बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो सर्वज्ञ हैं। बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप बताएंगे ना तो उनको भी मालूम पड़ता है, कि उनको भी अंदर से लगता है कि अरे ये तो हमें मालूम ही नहीं था, जो नई बात आप बता रहे हैं। तो इस तरह से वो ज्ञानदान भी हो जाता है। तो जहाँ तक संयत भाव से और आत्मविश्वास से जो भी आप अपने भाषा से संबंधित चीज़ें बताएं, कुछ आंकड़े आप जरूर रखिए। जैसे हमारे एनसीईआरटी से संबंधित चीज़ें हैं, उसका पाठ्यक्रम है, या हमारे संवैधानिक, ज़्यादातर उन लोगों का सवाल इस पर ही मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो सवाल है वो संवैधानिक प्रावधान पर और अनुवाद, अच्छे अनुवाद पर कुछ चीज़ें आ सकती हैं। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सरकारी पत्राचार पर भी सवाल होता है, और उसमें यह पूछा जा सकता है कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए, यानी जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उस पर भी सवाल नए सिरे से, क्योंकि अब ये पाठ्यक्रम में आ गया है। तो आप जानते हैं कि जो सरकारी पत्राचार होता है उसकी भाषा कर्मवाच्य प्रधान होती है, थर्ड पर्सन में होती है, अन्य पुरुष में होती है, और ज़्यादातर हम उसी का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। और जो हम भारत सरकार में 13-14 तरह के पत्रों का प्रयोग करते हैं उसमें एक पत्र ऐसा है डीओ लेटर, अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र में ही केवल फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है, या हम कहिए कि प्रथम पुरुष, हमें कहना चाहिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, यानी मैं और हम का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भाषा है ना, तो दूसरी बात इंटरव्यू में एक चीज़ और आ सकती है भाषा से जुड़ी हुई, जो सरकारी पत्राचार है कि उसमें आदेशात्मक भाषा और सम्मान सूचक भाषा, इस पर जो मैं समझता हूँ कि आपको अपना एक पक्का ज्ञान रखना चाहिए। सम्मान सूचक भाषा का मतलब क्या है कि उसमें सम्मान हो, जैसे हम कृपया का प्रयोग करते हैं, या वाक्य के अंत में करें का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहेंगे कि तिमाही विवरण भेजें, तो प्लीज सेंड क्वार्टरली स्टेटमेंट, इसका अनुवाद होगा। तो तिमाही विवरण भेजें, अगर आप कृपया बोलते हैं नहीं भी बोलते हैं तो भेजे में रेस्पेक्ट छिपा हुआ है, प्लीज सेंड। और उसी वाक्य को कहा जाए कि तिमाही विवरण भेजा जाए, तो क्वार्टरली स्टेटमेंट मे बी सेंड, तो वो जो मे बी आ गया ना, तो आप जानते हैं कि वो आदेशात्मक होता है। तो आपसे अगर संक्षेप में यह सवाल बने कि आदेशात्मक भाषा और सम्मान सूचक भाषा में क्या अंतर है बताइए, तो आप 2 मिनट में ऐसे बता सकते हैं, ऐसे ही उदाहरण देकर। तो यह जो जाए इंडिंग आता है वो आदेशात्मक होता है, भेजा जाए, किया जाए, लिखा जाए। इस तरह जैसे फाइल प्रस्तुत की जाए, तो फाइल प्रस्तुत की जाए आदेशात्मक हो जाएगा, लेकिन फाइल प्रस्तुत करें तो वह सम्मान सूचक हो जाएगा। इस तरह से आप अनुवाद जानते हैं। आप जब अनुवाद की लिखित परीक्षा पास किए हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब क्रीम लोग हैं। सिलेक्शन क्रीम लोगों का ही होता है। यूपीएससी में लिखित परीक्षा पास करना कोई मामूली बात नहीं है, ये आप सबकी साधना है, दीर्घकालिक साधना है आपकी, आपका ज्ञान है, आपकी मेहनत है, आपकी बहुत बड़ी तपस्या है जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। तो या जो साक्षात्कार है, कई बार हमको ऐसा एक डर सा रहता है अंदर से कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, उसका एक फीवर होता है जो थर्मामीटर में नहीं आता है। तो आप इस फीवर में से बचिएगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि लोग बताते हैं आजकल टैक्टिक्स वगैरह, लेकिन आप सामान्य तौर पर संयत भाव से रहिए। जो चीज़ पूछी जा रही है, जैसे भाषा के सवाल में हमने कहा, पत्राचार के विविध रूपों पर भी सवाल हो सकता है, तो आपको इसमें भी थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए कि सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश या परिपत्र, सर्कुलर को हम कहते हैं, या टेंडर नोटिस, टेंडर फॉर्म, लाइसेंस, परमिट, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अगर यह सवाल पूछा जाए कि सरकारी पत्राचार के कुछ प्रारूपों के नाम बताइए, तो इस तरह की चीज़ें आप उनके सामने रख सकते हैं। बहुत कम लोग हैं जो यह पूछते हैं कि आदेश और परिपत्र में क्या अंतर है। तब आपको बताना पड़ेगा कि आदेश का प्रयोग व्यक्ति विशेष को आदेश देने के लिए या स्पष्टीकरण मांगने के लिए होता है, लेकिन परिपत्र का प्रयोग किसी समूह को सूचना देने के लिए किया जाता है।
तो किसी ग्रुप को जब कोई इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देनी है तो हम सर्कुलर का प्रयोग करते हैं, और व्यक्ति विशेष के लिए हम ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। ऑर्डर भी दो तरह का होता है, आपको मालूम है, एक फाइनेंशियल सैंक्शन होती है और एक किसी व्यक्ति विशेष से हमको अगर एक्सप्लेनेशन कॉल करना है तब, वो अलग होता है, उसको लिखने का ढंग भी अलग होता है। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं कि परिपत्र का प्रयोग कब होता है, सर्कुलर का। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी समूह को सूचना या अनुदेश देना हो तो हमें परिपत्र का प्रयोग करना होता है। अब यह भी सवाल कोई बहुत ऐसा होगा तभी आपसे पूछेगा कि समूह किसको मानेंगे आप। जैसे हम लोग धारा 144 लगाते हैं तो उसमें ये रहता है कि इतने लोग एक साथ इकट्ठे ना हो। तो भारत सरकार की ओर से एक मानदंड निर्धारित किया गया है कि 6 या 6 से अधिक, यानी 6 लोग तक हैं तो हम समूह नहीं मानते, 7 हो गए तो समूह हो गए। तो 7 से ज़्यादा लोगों को एक ही तरह के, या 6 से ज़्यादा लोगों को 7 हो गई तो उसको हम समूह मानते हैं। उनको कोई इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एक ही तरह की देनी है। तो इस तरह से कहने का मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी में पत्राचार पर भी थोड़ा हमको तैयारी रखनी चाहिए। और सरकारी पत्र अर्ध सरकारी पत्र में क्या अंतर है तो आप बता देंगे कि सरकारी पत्र का प्रयोग विदेशी सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ या जनता के साथ किया जाता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग जब कोई अधिकारी दूसरे अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से खींचना चाहता है, यानी पर्सनल अटेंशन इनवाइट करना चाहता है, तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग हो। इसकी भाषा में अंतर है कि हम इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करते हैं डीओ लेटर में, अर्ध सरकारी पत्र में। और आप जानते हैं कि उसमें भी पदों की बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नीचे का अधिकारी है सेक्शन ऑफिसर और वो भारत सरकार के सचिव को डीओ लेटर लिख देगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके पदों में बहुत अधिक असमानता है। तो अगर पदों में थोड़ी बहुत असमानता है तो डीओ लेटर लिखा जाता है। और इस तरह से वो उसकी लिखने की विधि क्या है, बहुत तो इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पत्राचार पर, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी के अंदर पत्राचार पर सवाल बन सकता है, भाषा पर सवाल बन सकता है, भाषा की क्या विशेषताएं हैं इस पर सवाल बन सकता है एक सामान्य तौर पर। और बाकी संवैधानिक प्रावधानों के अलावा अनुवाद पर कुछ चीज़ें आप बता दीजिए, अच्छे अनुवाद की विशेषताएं क्या होना चाहिए। आप जानते हैं स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, ये सब चीज़ें आप पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में इस तरह की कुछ सामान्य बातें जो मेरे ध्यान में भी आ रही हैं वो आपके सामने रखा हूँ। और कोई सवाल है तो आप, या और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो पूछिए। किसी का भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ लोग को होस्ट हैं जो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बाकी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर। जी महोदय, मेरा एक प्रश्न है, सफल जी। अनुवादक किसे मानेंगे? देखिए, सफलता के कई मानदंड हैं। सफल अनुवादक, ठीक है, वो एक कार्यालयीन दृष्टि से होगा कि अच्छा अनुवाद करे, है ना। तो आप कहेंगे कि हाँ, जो भी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, लक्ष्य भाषा से हो, या दोनों भाषाओं पर उनको पूरी कमांड है, अच्छी भाषा जानते हैं, और ये कुछ तो सामान्य बात है। लेकिन जो एक चीज और उसमें आप जोड़ सकते हैं, अनुवादक के व्यक्तित्व की भी विशेषताएं किसी का माइक ऑफ है, प्लीज बंद कर लीजिए। की पूजा होती है। तो आप कहीं हैं, अच्छा अनुवाद किए हैं तो पूरी दुनिया में या कहीं भी आपका नाम रहेगा कि भाई उनको बुलाइए, उनसे अनुवाद जचवा लीजिए चाहिए। तो जब आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छे हैं। तो एक सामान्य सी बात कही जाती है कि अच्छे हैं यदि आप तो अच्छा सकल जहान। तो अच्छा अनुवादक हमेशा अच्छा ही रहेगा। उसके लिए कोई हम एक निश्चित मानदंड नहीं रख सकते, लेकिन सामान्य बातें आप जानते हैं। और कोई सवाल है? महोदय, एक प्रश्न और है महोदय। क्वासी साहित्य का आपने जिक्र किया था, क्वासी साहित्य प्रवासी और एक डायस्पोरा। हाँ। जी, डायस्पोरा, ये हाँ। दोनों क्या होता है महोदय? देखिए, प्रवासी साहित्य का मतलब ये है कि हमारे क्वासी, जी, हाँ? प्रवासी की बात क्वासी साहित्य बोले थे, प्रवासी। जी जी, प्रवासी साहित्य बोले थे विजय जी, शायद आपको सुनने में जी 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 जी। साहित्य का मतलब यह है, इसके बहुत आयाम है, लेकिन संक्षेप में समय की महत्ता के मद्देनजर मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग विदेशों में, जैसे अभी हमने बात की थी 4 से 6 करोड़ लोग भारतवंशी विदेश में हैं, तो वे लोग वहाँ लिखते हैं। तो उन्होंने कविता कहानी है, वो किताब लिखते हैं वो। तो वहाँ जब वो 10-20 साल रह करके लिखे हैं और उनकी जो रचनाएं आती हैं वो एक तरह से प्रवासी रचनाकार हैं। वो हमारे प्रवासी
उनकी अगर कोई ऐसी चीजें आ गई तो प्रवासी साहित्यकार हो गए, उसका एक मानदंड है। उसकी आलोचना के भी मानदंड होते हैं, हमारी तरह नहीं है कि आलोचक ने उनके बारे में इस पुस्तक में ये कहा वो कहा। दूसरी बात कि वहाँ जो विदेशी मूल के लोग हैं, जैसे मान लीजिए जापान में एक प्रोफेसर हमारे भारत सरकार ने उनको पद्मश्री दिया। पद्मश्री प्रोफेसर तोमियो मिजोकामी ओसाका विश्वविद्यालय में थे, अभी 92 साल के हैं। और अभी जब भी प्रधानमंत्री जी या हमारे वाजपेयी जी के ज़माने में उनको पद्मश्री मिला था, हिंदी के लिए मिला था, हिंदी में काम करने के लिए मिला था उनको पद्मश्री। तो अब वो जो लिखते हैं हिंदी से जापानी या जापानी से हिंदी, ठीक है कि उनको बांग्ला भी आती है, पंजाबी भी आती है, संस्कृत भी आती है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन वो वहाँ विदेशी मूल के लोग जब हिंदी में रचनाएं करते हैं तो वो भी एक प्रवासी रचनाकार हो गए, प्रवासी साहित्यकार हो गए। इसके अलावे हमारे यहाँ से कोई बड़े लेखक, जैसे मान लीजिए अभी मोहन राकेश वगैरह भी गए थे अपने ज़माने में, अगे जी जाते थे, ऐसे लोग वहाँ जा करके और देख करके वहाँ की कुछ चीज़ों को रचनाएं करते थे। तो वो जो यात्रा वृत्तांत वगैरह होता था, तो ऐसा कुछ लोग मानते थे, कहते थे कि नहीं इनको भी हम प्रवासी में रखेंगे कि वहाँ जाके रह के आए हैं। लेकिन सच पूछिए तो प्रवासी साहित्य वही है जो वहाँ लोग रहें, वहाँ के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा में रचे पचे बसें और तब लिखें। तो वो दोनों का समावेश हो। जैसे मान लीजिए भारत है और हमारा यूके है, तो वहाँ जो लोग रहे हैं वहाँ के लोगों की विशेषता क्या है, वहाँ की जगह जमीन इतिहास सब जान के जब लिखते हैं, वहाँ के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इससे शब्द भंडार भी बढ़ता है, तो वो शब्द भी हमारी डिक्शनरी में आते हैं। तो ऐसे यह प्रवासी साहित्य होता है या प्रवासी साहित्यकार वो होता है। दूसरा सवाल आपका था डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब ये है कि हमारा भारतीय जो दूतावास है या हमारे भारतीय लोग हैं वहाँ समाज बना के रहते हैं। तो दूतावास आप जानते हैं एम्बेसी होती है और हाई कमीशन यानी उच्चायोग होता है। आप ये भी जानते होंगे कि कहाँ उच्चायोग होता है, कहाँ दूतावास होता है। एम्बेसी और हाई कमीशन में फ़र्क होता है। हाई कमीशन 2 डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच में होता है, बाकी जगह एम्बेसी होती है। जैसे हम हैं और ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन यूके में क्या है, वो लोग भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो भारत का ब्रिटेन में उच्चायोग है, हाई कमीशन है, एम्बेसी नहीं। ब्रिटेन का भारत में भी उच्चायोग है, एम्बेसी नहीं। इसी तरह से मान लीजिए श्रीलंका है और तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में हाई कमीशन होता है और बाकी जगह राजदूत होते हैं, राजदूतावास होता है। चीज़ें वही हैं राजनयिक स्तर पर करना। तो उनसे जब हम वहाँ के लोगों को मान लीजिए कि लोकल लोगों को बुलाते हैं तीज त्योहार पर और हमारे लोग भी बुलाते हैं, तो एक सोसाइटी बन जाती है। तो वे लोग हमारे देश के लोगों से मिलते हैं, हमारे देश के लोग या दिल्ली में रह करके भी लोग बुलाते हैं कि चलो भाई इंडियन डायस्पोरा आज क्या कर रहा है, थाईलैंड के लोगों को बुला रहा है, उनको बुला रहा है, उस देश के लोगों को। तो वे लोग उन लोगों का एक कह लीजिए कि एक समिति टाइप का रहता है, उसमें अध्यक्ष होते हैं, उसमें सचिव होते हैं, और तो वो डायस्पोरा होता है। और डायस्पोरा 2 देशों की भाषा संस्कृति को मिलाने का बहुत बड़ा काम करता है। उसका मुख्य उद्देश्य ही है दोनों के बीच में संबंध। आपको एक बात बताऊं कि भारतीय या जहाँ भी विदेश में जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं, जिनको हम कहते हैं ये जो हमारे विद्वान हैं इनके माध्यम ये डायस्पोरा में जुड़े होते हैं। जैसे हम किसी भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड के लोग हैं, अवार्ड विनर हैं, उनको ले गए। और आपको याद होगा कि आप ये मोटे तौर पर समझिए कि जब 2 देशों के बीच में झगड़ा हुआ और वहाँ पर अगर ऐसे हमारे हाई कमीशन राजनयिक स्तर पर या सामरिक स्तर पर बातचीत फेल हो जाती है, जैसे मिलिट्री से मिलिट्री के लेवल पर बातचीत फेल हो जाती है, अगर मान लीजिए कि एम्बेसी लेवल में बातचीत फेल हो जाती है, तो बहुत से ऐसे विद्वान होते हैं डायस्पोरा के कि एक देश के विद्वान का दूसरे देश के विद्वान से क्या दुश्मनी है, कोई नहीं है। तो वे वहाँ के प्रोफेसर्स यहाँ के प्रोफेसर्स मिल के दोनों देशों के लोगों को सलाह देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। तब उन दोनों देशों के बीच में वो प्रोफेसर्स बात कराते हैं, वो डायस्पोरा के लोग मिल के बात कराते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा मंच है जो दोनों देशों के बीच में भाषा संस्कृति और दोनों के मेल की। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार क्यों बंद हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वार को बंद कराने में जर्मनी, ये जो हमारे इंग्लैंड और जो 2 धड़े थे उनके बीच में प्रोफेसर्स ने बात कराई थी, क्योंकि वो दोनों मित्र थे। अभी हम चाइनीज लोग हिंदी पढ़ाते हैं वहाँ, हम लोग भी हिंदी, आप लोग भी हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहाँ के प्रोफेसर्स को वहाँ के हिंदी पे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा पाकिस्तान, हम लोग पाकिस्तान को ट्रेडिशनल राइवल मानते हैं, लेकिन वहाँ के साहित्यकार, वहाँ के गायक, वहाँ के संगीतकार यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं।
फिल्मों के लोग, हमारे क्रिकेटर, ये सारी चीज़ें आदान प्रदान चलती हैं। और जब मतभेद होता है तो रोक भी दी जाती हैं, उस पर प्रभाव भी पड़ता है। तो डायस्पोरा के माध्यम से इस तरह से बहुत सारा काम होता है। और डायस्पोरा एक बहुत अच्छा मंच है, उसको डायस्पोरा लिखते हैं हिंदी में, डायस्पोरा, यानी हम पोरा बोलते हैं लेकिन हिंदी में पोरा। डायस्पोरा जब आप लिखेंगे तो हिंदी में स्पेलिंग में डायस्पोरा बोल उसको लिखा जाता है। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसमें अनुवादकों को लिया जाता है, अनुवादकों की उस देश के बीच से इस देश के बीच में अनुवादकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो डायस्पोरा में बहुत सारे अनुवादक रखे जाते हैं। डायस्पोरा सही है जो आपने लिखा है। और कोई सवाल? नमस्कार महोदय। नमस्ते सर। नमस्कार। मैं सर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। जी, जी, पूछिए। एक अनुवादक के तौर पर कार्यालय में हमारे क्या कर्तव्य होंगे एक अनुवादक के तौर पर? मुख्य रूप से तो अनुवादक के तौर पर, जैसे आप केंद्रीय सरकार की बात करें तो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का काम है। लेकिन आप हिंदी के, मोटे तौर पर कहूँ तो आप हिंदी के कार्यालय में एम्बेसडर हैं। एक बहुत बड़े संदूत हैं, राजदूत हैं, उसकी भी भूमिका आपकी होती है। अनुवादक का काम सिर्फ अनुवाद तक सीमित नहीं है कि हमारे पास कोई मैटर आ गया, पत्र आ गया या कोई चीज़ें आ गई तो हम उसका अनुवाद कर देते हैं। और काम अधिकारी ने कहा कि इसको, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पत्र होते हैं या बहुत सारे ऐसी कार्यालय में सामग्री होती है जो बाइलिंगुअल होनी चाहिए, जैसे सेक्शन 33 के डॉक्यूमेंट्स हैं, धारा 3(3) के कागजात हैं, तो वो द्विभाषी होनी ही चाहिए। अगर केवल अंग्रेजी में है तो अनुवादक को वो रेफर किया जाता है और अनुवाद जब होकर आता है तभी उस पर अधिकारी साइन कर सकता है। तो धारा 3(3) में जो मुख्य रूप से 14 कागजात निर्धारित किए गए हैं, वैसे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और उनका आप विस्तृत रूप देखेंगे तो आप, लेकिन वे बाइलिंगुअल होनी ही चाहिए। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आप जानते हैं कि नेम प्लेट, रबर स्टैम्प, साइन बोर्ड, लेटर वगैरह, लेटर हेड वगैरह है, तो रबर स्टैम्प का भी आपको अनुवाद करने के लिए कहा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए एक रबर स्टैम्प है, पास्ट फॉर पेमेंट, तो उसका अनुवाद क्या होगा, तो आप लिखेंगे भुगतान के लिए पारित किए, तो दोनों तब वो रबर स्टैम्प बनवाएंगे। तो नेम प्लेट, रबर स्टैम्प, साइन बोर्ड कहीं लिखवाना है तो सही होना चाहिए। आपके ऑफिस में कोई कार्यक्रम हो रहा है, बैनर के टाइम आपको वो लोग पूछते हैं अनुवादक से, इसका अनुवाद क्या होगा, ये हमारा टॉपिक है, इस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल होनी चाहिए। तो अनुवादक का जो अनुवाद का क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है, लेकिन पूरी तरह से कार्यालय में विशेष रूप से आप हमारे संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अनुवाद, धारा 3(3) के कागजातों के अनुसार अनुवाद, और नियम 11 जो भारत सरकार का 1976 का राजभाषा नियम है, तो नियम 11 में आप जानते हैं प्रोसीजरल लिटरेचर आता है। स्टेशनरी की जितनी मदें हैं, फाइल है, तो फाइल में आप छपवाएंगे तो पूछेंगे हमें छपवाना है। इवन आपको 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्ड भी बनता है, कहीं फ्लैग होस्टिंग का या का, तो वो भी अनुवादक के से अनुवाद कराते हैं कि इसका अनुवाद बताइए। तो ऐसे नियम 11 के अंतर्गत आने वाली जितनी भी स्टेशनरी है या प्रोसीजरल लिटरेचर है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। देखिए, अनुवादक का काम, लीगल चीज़ों का अनुवाद करने का काम लॉ मिनिस्ट्री वाले हैं, जो हमारा लीगल ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, वो लोग करते हैं ज़्यादा। जो असांविधिक साहित्य है उसका अनुवाद अनुवादक के पास करने के लिए आता है। वैसे तो छोटा मोटा अनुवाद रहता है तो अधिकारी खुद ही कर लेते हैं। आजकल मालूम है सबके पास कंप्यूटर है, ये वो चीज़ें, कंप्यूटर में सुविधाएं आ गई हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप बटन दबाइए और उस हिसाब से अनुवाद का काम हो। तो आपका काम विस्तृत है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इज्जत वाला कार्यक्रम है। हाँ, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपनी चीज़ को कहाँ किस तरह से इज्जत देते हैं। आप इज्जत देंगे तो दूसरे भी इज्जत देंगे। सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। अपने काम को, अनुवाद को, अपनी सीट को, या जहाँ आप काम कर रहे हैं, यहाँ एक बात कही जाती है वर्क योरसेल्फ की, लेकिन कन्नड़ में एक साहित्यकार, एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं जिनको बसवन्ना कहा जाता है। तो बसवन्ना ने लिखा है काय कवे कैलासा, यानी जहाँ आप काम कर रहे हैं उसी को स्वर्ग बनाइए। आप यह मत देखिए कि मैं तो अनुवादक हूँ, ये चपरासी है, ये IAS अधिकारी है। जी नहीं, आप अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपकी बहुत इज्जत हुई। आज नहीं तो कल सुगंध देर से फैलती है। आपका काम, आपका अनुवाद देर से ही फैलेगा लेकिन लोगों तक पहुंचेगा और आपकी एक अलग अस्मिता होगी, एक अलग पहचान होगी। और बड़े से बड़े अधिकारी आपको याद करेंगे, अरे भाई उनको बुलाइए, अरे भाई उनको बुलाइए।
और उनसे अनुवाद लीजिए, उनको कराइए। जैसे एक डॉक्टर होता है, किसी बिगड़ती हुई केस को संभाल देता है तो लोग दूर दूर से उसको बुलाते हैं, इस सर्जन से ऑपरेशन कराना है, इनसे कराना है। तो आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका। एक बात और मैं आपके साथ जोड़ दूं अनुवादक के साथ कि देखिए, वो जो हिंदी सेक्शन है, आप अकेले भी हो सकते हैं, हिंदी अधिकारी नहीं भी होंगे, या आपके ऊपर असिस्टेंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर नहीं भी होंगे, तो वहाँ आप अकेले उस मोर्चे को संभालते हैं। आपका टाइपिस्ट नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, तो आप एक बहुत बड़े भाषा के सिपाही हैं। और वहाँ पर जो आपका काम है, एक पूरे विभाग को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर आपकी एक अलग पहचान होती है, इस विभाग से फला है। बैठकों में जाना होता है, मीटिंग में अधिकारी आपको अपने साथ लेकर जाते हैं कि भाई चलिए हमारे साथ हिंदी मीटिंग है, जैसे राजस्थान विभाग ने बुलाया, किसी विभाग ने बुलाया, तो वहाँ आपको साथ जाना होता है। प्रेजेंटेशन देना है तो उसमें भी आपकी मतलब हर जगह आपकी ज़रूरत। आप अपने को हे दृष्टि से मत देखिएगा कि मैं तो हिंदी का दीनहीन आदमी हूँ और ऐसे शायद इज्जत नहीं दी जा रही है, लोग ऐसे देख रहे हैं। जी नहीं, आपका काम, आपका अच्छा काम, निर्मल मन से किया हुआ काम आपकी पहचान देगा। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। तो अगर आप अपना काम निर्मल मन से कर रहे हैं, बिना किसी छल कपट, लाल लपेट, बिना किसी लालच से कर रहे हैं, तो आप आज नहीं तो कल आपकी वो तपस्या काम आती है। आज नहीं 20 साल बाद भी आपको लोग याद करेंगे, विभाग याद करेगा, किसी दूसरे विभाग में गए वो लोग भी याद करेंगे। तो अनुवादक की एक बहुत बड़ी भूमिका है, न केवल कार्यालय में बल्कि बाहर भी। आप देखते हैं राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इंटरप्रेटर वाले लोग बैठे रहते हैं, वो अनुवाद करते हैं, सही अनुवाद करते हैं। तो इस तरह से आप एक राजदूत की भूमिका में है। कार्यालय प्रमुख होता है, लेकिन कार्यालय प्रमुख आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सचिव हैं, संयुक्त सचिव, IAS ऑफिसर, बड़े CMD MD जो भी बड़ी पोस्ट है होने दीजिए। बैंक का चेयरमैन भी अनुवादक को बुलाता है, भाई जरा देखिए क्या है, हमको ऐसे। तो आपके लिए हमेशा हर अधिकारी के दरवाजे खुले हैं। बाकी लोगों के लिए भले बंद हो जाएंगे, लेकिन आप एक अलग पहचान वाले व्यक्ति हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप जैसा करेंगे उस पर निर्भर करता है। और अच्छे काम की सुगंध आपको लगेगा कि 1-1.5 साल में से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा, लेकिन जो आपका अच्छा काम है वो काम बोलता है। और ध्यान रखिए, हमारे उपनिषद में एक बात कही गई है कि जब किसी का काम बोलता है ना, तो उसके बारे में हमें बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो काम आपका बोलता है। आपका अनुवाद आपका काम बोलेगा। तो और कोई सवाल है तो पूछिए। जी जी, प्रणाम सर। सर मुझे थोड़ा सा अलग सवाल है, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी तो मैं पूछ लेता हूँ। आप क्या पा रहे हैं, पिछले विगत वर्षों से आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको वर्तमान सरकार का राजभाषा और हिंदी को बढ़ावा देने के प्रति रुझान ज्यादा दिख रहा है, या पूर्ववर्ती सरकारों में इस प्रकार की चीजें ज्यादा नजर आई आपको? आपका क्या मानना है सर, मतलब आपका क्या ओपिनियन है सर? क्या ये सरकार काम कर रही है राजभाषा के प्रति, हिंदी को बढ़ावा दे रही है? और मैं कैसे ग्लोबल लेवल पे हिंदी को अप्रोच कर सकता हूँ सर, मेरे लिए कुछ मेथड? आपके सवाल में 3 बातें जुड़ी हैं। पहली चीज, देखिए हम सरकार में हैं, आप सरकार की जिस सीट पर बैठे हैं किसी टेबल पर, कभी आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। अपना राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, किसी भी पार्टी की हो, हम लोग उससे अलग हैं। तो हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते नियमानुसार। आजकल का जमाना आपको मालूम है, सबके हाथ में कैमरा है। आपकी कोई चीज़ अगर वो रिकॉर्ड करके दे देंगे ना, एक्शन हो जाएगा। तो पहली चीज़ हमें बच के रहना है, कभी भी सरकार की आलोचना नहीं करनी है किसी भी स्तर पर। मैं आपसे कह रहा था कि जहाँ हैं आप, उस सीट की इज्जत कीजिए। कलम, कागज, अनुवादक जो भी आपका है, जो भी आपके कपड़े लते, बाल बच्चे, सबकी इज्जत कीजिए। जिस ऑफिस में रोजी रोटी है, बाल बच्चे पलते हैं, उस पर उसकी इज्जत करना है। तो पहली चीज़ कि आपको यहाँ बचाना है। आपने जैसे सवाल पूछा कि ये वर्तमान सरकार या पिछली, देखिए हर सरकार अपने अनुसार काम करती है, सलाहकार सलाह देते हैं कुछ, लेकिन मैंने संकेत कर दिया था। आपने पहली चीज मैंने क्या कहा कि कुछ चीजें आई जो पहले नहीं हुई थी। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री, मैं स्पष्ट शब्दों में आपसे कह, हमारे प्रधानमंत्री के जितने भाषण होते हैं देश विदेश में, ज्यादातर हिंदी में होते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या पहले की प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देते थे? नेहरू जी के भाषणों का संकलन मिलेगा आपको, शास्त्री जी के, सबके भाषणों का बहुत कुछ मिलेगा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सब में बहुत कुछ मिलेगा, भंडार भरा हुआ है। लेकिन आपको रोज रोज हर कदम पर प्रधानमंत्री के भाषण मिलते हैं। दूसरी चीज, यह जो हिंदी का काम है, केंद्रीय सरकार में राजभाषा विभाग यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय सभी मंत्रालयों का भी मंत्रालय है। तो इसके जो माननीय मंत्री हैं गृह मंत्री जी, वो
जब पदभार ग्रहण किए थे ना, उसी समय से या पहले भी, कि उनको अनुवादक पहले वो बुलाए, विभाग ने अच्छे अनुवादक उनको, उन्होंने कहा कि नहीं, जो चीज़ है पहले हमको हिंदी में आई। तो आप जानते हैं कि सामान्य बात आपको बताऊं, टीम कैप्टन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कुर्सी पर जो बैठा है ना, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसी तरह से गृह मंत्री जी की ओर से बहुत सारे उपाय किए गए। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा कि अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन शुरू हुआ, अभी ये तीसरा पूना में हो गया। इसके अलावे भारतीय भाषाओं की मैंने आपसे बात की, मैंने अभी जोर दिया था इस बात पर कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। हिंदी का केवल हिंदी का मतलब केवल हिंदी नहीं है। हिंदी दिवस केवल हिंदी का दिवस नहीं है, वो सभी भारतीय भाषाओं के सौहार्द का दिवस है। इसीलिए उसको वाणी पर्व की संज्ञा दी जाती है। और वाणी की शुरुआत कब होती है? जब हम जन्म लेते हैं, जब बच्चा रोता है, वहीं से भाषा की शुरुआत हो जाती है। गूंगा बच्चा रोता नहीं है जन्म के समय, तो वहीं से भाषा की शुरुआत हो जाती है। तो वाणी की मर्यादा रखनी है। और जैसे ही हम बोलना शुरू करते हैं तो इसमें सरकारें आती हैं जाती हैं। तो मैं महसूस करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, स्पष्ट तौर पर, कि अभी सरकार ने जैसे नई पहल की। हम लोग अपनी आंख से जो देखे हैं 40 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, तो उसमें जैसे IIT में प्रवेश की बात हुई, यह काम अगर बहुत पहले हो गया तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तभी सवेरा। अभी हम जगे हैं तो अभी कम से कम IIT की पढ़ाई भारतीय भाषा में होने तो लगी। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। तो ये वर्तमान सरकार में बहुत सारी चीज़, जैसे आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी देखेंगे बहुत कुछ चीज़ें आई हैं। तो ऐसा आप मेरे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। इस सरकार का या पिछली सरकारों का काम बोल रहा है, आप उसी पर अंदाज़ा लगा लीजिए। लेकिन काफ़ी कुछ काम 2000 सर एक प्रश्न है। आदरणीय झा जी हैं, ESIC में अनुवाद अधिकारी हैं। अनुवाद कला को और बेहतर करने के क्या उपाय हैं, और यदि इसके लिए कुछ उपयोगी पुस्तकें हों सर, हमें सुझाएं। देखिए, अब अनुवाद कला को बेहतर करने के लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे मैंने आपको कहा, अनुवादिनी आप नोट करके रखिए, और आप AICT के साइट पर जाइए, वेबसाइट पर है वो। और अनुवादिनी का जो अनुवाद है, मतलब आपको मालूम होगा कि दुनिया में 7210 भाषाएं अभी चलन में हैं। और उनमें से हमारी हिंदी जो है, हिंदी में क्या होता है कि जब हम वाक्य रचना करते हैं तो हम पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, तब क्रिया का प्रयोग करते हैं, है ना। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो हमारे यहाँ थे बाद में आता है। लेकिन अंग्रेजी में महात्मा गांधी वाज फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी फादर ऑफ द हैं, या ऐसा हम बोल सकते। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो वर्ब है वो पहले आती है सब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। आपको अंतर मालूम है? तो 497 भाषाएं ऐसी हैं पूरी दुनिया में जिसमें हिंदी के अनुसार कर्ता, उसके बाद कर्म, तब क्रिया आती है, 497 लैंग्वेजेज में। तो यह जो अनुवाद का काम है ना, जैसे ही आप उसमें रखेंगे उस भाषा से, वो फट एकदम सही आ जाता है। बाकी में हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है, आज आधुनिक तकनीकी का सहारा लीजिए और उसको और आप बेहतर बना सकते हैं। जहाँ पत्रिकाओं का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए अनुवाद का आती है, अनुवाद परिषद की बहुत सारे और भी चीज़ें आपको नेट पर मिल जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे समय.com या ऐसी चीज़ें भी आपको आजकल नई नई वेबसाइट आ गई हैं, उससे भी आप अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और हम निश्चित कोई चीज़ तो नहीं कर सकते कितनी इतनी संख्या है, लेकिन गूगल का भी जो ट्रांसलेशन है, आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अनुवादक, आपको मालूम है, उसका सही उसको तोला जाता है और तब वो शब्द रखा जाता है। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। उसका सहारा लेकर आप आगे बढ़िए, लेकिन हाँ, उसको अपने नियंत्रण में रखिए। हम उसके गुलाम न बने, बल्कि स्वामी बने। सर, इसी से संबंधित एक और प्रश्न मेरा है कि कई बार ऐसा लगने लगता है सर, अनुवाद टूल्स के बहुत ज्यादा प्रयोग करने से हम लोगों की जो एक नैसर्गिक अनुवाद की प्रतिभा है, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसा तो नहीं कि कमी आ जाएगी सर, या फिर उसमें उसका फायदा मिलेगा सर हमारी जो। नहीं, देखिए, आपका सवाल बहुत सही है और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल उठाए हैं।
आपका सवाल एकदम वैसे कि शायद हमारा मनोमस्तिष्क कम काम करेगा और मशीन ही सब काम कर दी, तो नहीं। मैंने अभी पीछे एक बात कही थी कि भाई जो रचने वाला है, जो बनाने वाला है, मशीन है या कोई, उसको नियंत्रण तो मनुष्य ही करेगा ना। जैसे मान लीजिए कि अभी डॉक्टर लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का अपना वो रीडिंग या जो भी उनका उनका टेस्ट होता है वो मशीन में डाल देते। तो अगर मशीन कहती है कि नहीं, सामने पेशेंट बैठा हुआ है और उसमें रिजल्ट मशीन दे देती है और उसमें लिख के आ जाता है कि पेशेंट इज डेड। पेशेंट सामने बैठा होता है, जिंदा है, लेकिन मशीन जवाब दे देती है कि पेशेंट इज डेड। तो ऐसा है कि मशीन मशीन है। और मैंने एक बात कही थी कि रचने वाला बचता रहेगा, तो इसका जो परिमाण है, यानी 1 मिनट में हम कितना अनुवाद कर सकते हैं। पहले हमको 1 पेज अनुवाद करना है तो कई बार 1 घंटे भी लग जाते थे। हमको शब्द ढूंढना है, कुछ ये डिक्शनरी से लेना है, तो बहुत सहूलियत। लेकिन टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग है कि हम जो परिमाण है अनुवाद का, उसको बढ़ा सकते हैं जल्दी में। आप देखेंगे फटाफट अनुवाद हो रहा है, बटन दबाते ही अनुवाद हो जाता है। वो चीज़ किस भाषा में आपको चाहिए उसमें आ जाती है। तो मूल बात यह है कि जो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद है, उसको जांच कार्य है या और चीज़। आपकी किसी किताब का अनुवाद करना है तो एक किताब का अनुवाद करने में महीनों लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि वही अब कम समय में मशीन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जल्दी अनुवाद हो जाता है। तो इससे जो पेजेज है, नंबर ऑफ पेजेज या जो सामग्री है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री कम समय में होगी, ऐसा में। लेकिन हाँ, उस पर नियंत्रण हमें रखना तुषार जी, एक आपका आखिरी एक प्रश्न और उसके बाद हम आज के सेशन को समाप्त करेंगे। सर का 8:30 बजे से एक और भी कार्यक्रम है, मुझे पता है। चाहिए। हाँ, और जी 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 सर। का कार्यक्रम है। जी हाँ, तुषार जी, आपने बहुत देर से हैंड रेस करके रखा हुआ है, कोई प्रश्न है आप आपका? म्यूट हैं आप। प्रणाम सर। आपके अनुभवों का हम सबको काफी लाभ मिल रहा है सर। धन्यवाद मेरे सर दो प्रश्न थे, जल्दी क्विकली सर मैं पूछ रहा हूँ जी। कि जब हम बात करते हैं हिंदी के संवर्धन के लिए, जी तो एक एक वाजिब क्वेश्चन आएगा सर, जो मेरे ख्याल से इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि आप ESIC अधिकारी, हिंदी अधिकारी होते हुए आप हाँ। 3-4 चीज ऐसे बताइए जो कि आप उस पद पे रहते हुए हिंदी के संवर्धन के लिए आप कर सकते हैं। तो सर वो 3-4 चीज बता दें सर। और हाँ। दूसरा प्रश्न है सर मेरा, जी जैसे सर प्रवासी और डायस्पोरिक लिटरेचर के बारे में बात हो रही थी, तो हम अगर देखें तो BS नैपोल है, एक प्रसिद्ध राइटर है। वो गए बाहर और इंग्लिश में लिखना शुरू किए, तो वो हाँ। काफी प्रसिद्ध हो गए, बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज वगैरह मिल गया। उस जी तरीके का सर अंतर्राष्ट्रीय कोई पुरस्कार हिंदी के लेखन को संवर्धन के लिए, हिंदी के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के पास नहीं है शायद, या फिर है तो उसके बारे में जानकारी सर दे दीजिए। धन्यवाद। देखिए, जैसे आपने पहला सवाल किया कि एक हिंदी अधिकारी के रूप में, सबसे पहली बात जो मैंने कहा था, उस विभाग के, उस कार्यालय के एक एम्बेसडर के रूप में आप जहाँ भी जाएंगे एक प्रतिनिधि रहेंगे। दूसरी चीज़, आपकी छवि कैसी है, तो हमें अपनी छवि अच्छी बना के रखना है। और काम तो बोलता ही है, साथ ही जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अनुवाद के साथ बैठकों में जाना है, और ये चीज़ें बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। यानी आप कि यहाँ से कोई जा रहा है तो वो पूरे, या आप अनुवादक के रूप में पूरे विभाग का, पूरे कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कार्यालय प्रमुख आपको बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं। तो उसमें सिर्फ इतना नहीं है कि हम, आप शालीनता तो रखनी है, मर्यादा में रहना है, ये तो सामान्य बात है, आपको मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमको 10 बजे ऑफिस आना है, मैं 12 बजे आ रहा हूँ, छुट्टी नहीं है, छुट्टी लेना। आपको हमेशा अनुशासित ढंग से रहना है, ताकि आपका जो है वो आदर्श दूसरे को अनुकरण करें। ऐसा नहीं है कि हम काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन बाकी चीज़ों अनुशासनहीन है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात कि आपको शालीन ढंग से मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहने से ही मर्यादा बनती है। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एनीथिंग बियॉन्ड लिमिट इज पॉइजन। तो वो अगर आप मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, अपनी सीमा को पार करेंगे, तो वहाँ से हिंदी अधिकारी या जिस किसी में, आप हमेशा मर्यादा में रहना है। आप जानते हैं हमारे शाश्वत मूल्य हैं, शाश्वत मूल्यों के साथ रहना है। तो आपके व्यक्तित्व पर मैंने बात की थी कि बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारा चाल चलन कैसा है, हम कैसे रहते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि काम तो वहाँ है कि हम अपनी हम समय से आए, समय से जाएं। जो भी काम
कुछ अर्जेंट है तुरंत हम उसको करके दें। ऐसा नहीं कि कल पर छोड़ते जाएं। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं करता, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग देर रात तक काम करते हैं, ऑफिस का काम घर भी ले जाकर करते हैं, या जो जरूरी होता है उसको, आपको मालूम है पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो 24 आवर्स उस सेक्शन खुला रहता है, और उस समय ट्रांसलेटर्स की ड्यूटी हिंदी सेक्शन में रात को भी रहती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी भूमिका है आपकी। आप इसको और विस्तार से लिखिएगा। जहाँ तक दूसरे देशों का सवाल है, हमारे लोग जाकर किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई, मैंने एक बात कही थी, भाषा कोई सीमा रेखा नहीं मानती। ये नौपाल की आपने बात की, ठीक है, अंग्रेजी में लिखा, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी लिखते हैं। तो लिखने के लिए जिस क्षेत्र में वो विशेषज्ञ हैं वो लिख सकते हैं, वहाँ के मूल लोग हैं वो लोग भी लिखते हैं। अभी मैंने आपसे उदाहरण दिया कि हिंदी के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री दिया डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी जी को। तो ये पुरस्कार भी हिंदी के लिए दिए जाते हैं हमारे यहाँ, या पूरी दुनिया। आपको मालूम है कि भाषा के लिए भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है कि हमारे लिए हम बहुत इस दिशा में प्रयास नहीं हुआ। हमारे बाद इजराइल 1948 में आज़ाद हुआ था, हम 47 में आज़ाद हुए, लेकिन उनको 11 नोबेल पुरस्कार मिला। अभी हम केवल रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लेकर के और संतोष कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय भाषाओं को ठीक से समझा नहीं गया, ठीक से इसके साहित्य को वैश्विक स्तर पर नहीं उजागर किया गया, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें रही, नहीं तो हमारी भाषाओं के लिए और भी पुरस्कार हो सकते थे। और देखिए, तुलसीदास जी ने जब कुछ लिखा ना तो किसी पुरस्कार के लिए नहीं। जो कोई साहित्यकार काम करता है, साहित्य का उद्देश्य वही है जो जीवन का उद्देश्य है, सत्य की खोज। तो कोई साहित्यकार काम करता है, करके छोड़ देता है, बाकी हमारा काम है कि उसमें से हम क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, या कौन सी ऐसी कालजयी रचनाएं होती हैं पुरानी, वो पढ़ी जाती हैं। आज भी हम लोग कबीर सूत्र तुलसी को पढ़ते हैं। अब क्या किसी पुरस्कार के लिए वो लोग काम किए थे? सारे तुलसी पुरस्कार तो सर लास्ट में लिखते हैं स्वांतः सुखाय के लिए काम करते जी सर। कहने का मतलब ये हमारे लिए, मैंने सृजन की बात की थी, ये सृजन है। तो सृजन का काम सब लोग नहीं करते हैं, जैसे हमने कहा। तो जब आप वो करके एक काम छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको संतुष्टि होती है कि चलिए ये पुस्तक आई है, ये चीज़ आया, ये चीज़ लिखी गई, तो आपको मृत्यु के आखिरी क्षणों तक आपको एक संतोष रहता है। या यह लोक ही नहीं, आपको मालूम है ना, भाषा यह लोक ही नहीं परलोक भी सुधारती है। अगर आप अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो ऐसे कहा गया है हमारे यहाँ उपनिषद में कि अच्छी भाषा का प्रयोग करने से हम स्वर्ग में जाते हैं, और खराब भाषा का प्रयोग करने से हम नरक में जाते हैं। तो कहने का मतलब हमें अच्छी भाषा के प्रयोग, आपको भगवान ने कोठीकार, बंगला, बाल बच्चे, घर परिवार बहुत दिया होगा, लेकिन आपको एक भाषा की शक्ति भी दी है। तो आप अपनी लैंग्वेज की पावर को पहचानिए। आप जो भी भाषा जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, अगर उस भाषा को आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर आपकी स्थिति मजबूत है, पकड़ मजबूत है, बहुत अच्छी कमांड है, तो दुनिया आपको बुलाएगी, दुनिया पूछेगी अरे भाई उनकी भाषा अच्छी है, लेखन में इस तरह से। आजकल तो आप टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उसको भी शुद्ध कर सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह की चीज़ें, स्पेल चेक, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो टेक्नोलॉजी ने हमारा काम आसान कर दिया। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल पुरस्कारों के लिए ही हम काम नहीं करते। पुरस्कार क्या है? केवल प्रेरणा और प्रोत्साहन के लिए हमको थोड़ा हम रिचार्ज हो जाते हैं, और अपने काम के प्रति और हम समर्पित हो जाते हैं, संकल्पित होकर अपना काम और अच्छे ढंग से करते हैं। तो कोई सवाल? सर लगभग सारे प्रश्न हो गए, हाँ, और हाँ, समय की अपनी सीमाएं हैं, 8:30 हो चुका है सर। आपका एक सेशन भी है 8:30 बजे से, हाँ, आपने बताया। मेरा भी। तो सर आज के इस सेशन में मतलब मैं तो क्या ही कहूँ, सभी चेहरे बता रहे हैं कि लोगों को कितनी संतुष्टि और कितनी प्रसन्नता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे सर जिनका जवाब हम ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो जी। आपके माध्यम से आज हमें उन सारे प्रश्नों का जवाब मिला सर। हम काफी आभारी हैं सर आपका। आपने इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी समय निकाला सर इसके लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सबको भी हमारी शुभकामनाएं हैं, और अंत में यही कहना है कि शाम का समय है, इसलिए होके मायूस न शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज की तरफ बढ़ते रहिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और कभी समय मिलेगा आपको और भी, तो फिर मैं कभी भी जुड़ जाऊंगा। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप सबसे दरस परस हुआ, और अगर कुछ मैं आपके काम आया हूँ तो वही मेरे लिए, आप जानते हैं ना, ज्ञान दान बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं मालूम कितना आप लाभान्वित हुए हैं, लेकिन अगर आप लेश मात्र भी लाभान्वित हुए हैं तो वही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। तो मैं आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में हर तरह से परिपूर्ण रहें। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद Thank you, महोदय। महोदय। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद सर्वेषां मंगलम भवेत् सुखम। धन्यवाद महोदय सर।